चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13 है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जलवायु, मृदा और आपको प्राकृतिक वनस्पति जो है, विश्व का जो है वर्ल्ड का पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी अध्याय 13 है। चलिए तो खत्म करते हैं 13वां अध्याय। ज़्यादा नहीं है, 5 अध्याय और हैं और जल्द खत्म करके मैं जल्द ही आपकी बातों को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कमेंट को देख रहा हूँ, तो सारा पूरा करूँगा। बस थोड़ा सब्र करें, आपके एग्ज़ाम से पहले सारा कंटेंट दे दिया जाएगा, प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा, तो उसे जब चाहें तब देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अक्षांश है। अब चलिए इसके बारे में जानकारी देते हैं। मौसम संबंधी दीर्घकालीन दशाओं के औसत अगर बात करें, औसत को ही कहा जाता है जलवायु। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। लगभग कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। याद रखेंगे, लगभग 25 वर्ष जो है दशा होनी चाहिए। 25 वर्ष के ईयर्स की बात हो रही है, उसकी जलवायु को कहते हैं। जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन हैं आप जानते हैं। पहला तो अक्षांश जान गए। यहाँ पे देखिए और भी कारक क्या हैं। समुद्र के समीपता दिखा हुआ है, इसलिए तो गलत हो गया, क्योंकि समीप तल से ऊंचा होना चाहिए, समुद्र तल से दूरी होना चाहिए, प्रचलित पवने होना चाहिए। प्रचलित मतलब पवन चलता रहना चाहिए। मेघाच्छादन होना चाहिए, वर्षा वाली बात हो रही है। समुद्री जलधाराएं होनी चाहिए, पर्वतमालाओं की स्थिति, अब भूमि की ढाल, वनस्पति आवरण आदि है, तभी ये जलवायु होने का संभावना होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जलवायु ऐसे ही निर्धारित होते हैं, ये सब होनी चाहिए प्राकृतिक रूप से। परंतु इसमें अगर देखा जाए, परंतु इनमें से अक्षांश की बात करें, जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है। अक्षांश जो है सबसे इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि विभिन्न अक्षांशों के अनुसार ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का निर्धारण किया जाता है। इसी से तो होता है, अक्षांश से ही तो होता है। अक्षांश और देशांतर आप जानते हैं, जिसमें अक्षांश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है जलवायु के लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो सुनिए। दूसरा प्रश्न है, वायुदाब सबसे कम होता है। तो वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता है, वायुदाब सबसे कम होता है। अब सबसे कम होता है तो चलिए जानते हैं। तो वायुमंडलीय दाब की अगर बात करें, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर की हम बात करेंगे, का अर्थ है कि किसी भी स्थान और समय पर वहां की हवा के स्तंभ का भार, हवा के इस दाब को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं या बैरोमीटर कहा जाता है। वायु दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। सही बात है, वायु दाब की अगर ऊंचाई बढ़ेगा ना तो वायु दाब कमते जाएगा, जबकि तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो समझिए घटते जाएगा, और वायुदाब ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ कमते जाएगा। ठीक है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है, इसलिए वायुदाब कम हो जाता है। यदि हवा के जलवाष्प की मात्रा अगर बात करें, अधिक होगी, अधिक हो जाएगा अगर, तो दाब जो दबाव है कम हो जाता है, और जलवाष्प कम होने से दबाव जो है बढ़ जाता है। जैसे ही जलवाष्प कम होगा दबाव बढ़ जाएगा। क्लियर? ये सब सिंपल है, पढ़ते चलिए और फटाफट। जरूरी है ये सब टॉपिक पढ़ के जाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे फालतू पढ़ाने का कोई शौक है। व्यू नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो मैं चाहूंगा तो दूसरा कंटेंट पढ़ाता, लेकिन नहीं, हमको पता है कि इससे आएगा। आज नहीं तो बाद में आप जो भी वीडियो देख के जा रहे हैं इनको फायदा होगा, ये 100% नरेगा अकेडमी लिख के देता है। डोलड्रम कटिबंधीय कहाँ स्थित है? डोलड्रम अगर कटिबंधीय कहाँ स्थित है अगर पूछे तो आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर है। कहाँ है? भूमध्य रेखा पर है। अब भूमध्य रेखा पे तो चलिए जानते हैं, भूमध्य रेखा के निकट क्या है? 5 डिग्री उत्तरी से लेके 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। तो आपसे पूछेगा कि भूमध्य सागर के निकट जो है, बताएंगे निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है तो कितना डिग्री पर पाई जाती है? तो 5 डिग्री उत्तर से लेके 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाई जाती है। चलिए, ऊर्ध्वाधर वायु मतलब वर्टिकल रूप से, ठीक है, धाराएं प्रवाहित होती है। और 36 वायु धाराएं के अभाव के कारण, मतलब 36 वायु धाराएं के अभाव का अगर पूछे, 36 मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रूप से,
ठीक है। अभाव के कारण, हॉरिजॉन्टल वायु धाराओं के अभाव के कारण, कमी के कारण इस क्षेत्र में पवनें जो है शांत होती है। इसलिए इस क्षेत्र को शांत पवन की पेटी कहते हैं या इसे दोलड्रम पेटी भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न क्या है सुनिए, निम्न अक्षांशों में से किसे आप अश्व अक्षांश से संबंध करेंगे या संबंधित बताएंगे? कितने डिग्री को कहेंगे? तो वो डिग्री होगा 30 डिग्री को कहेंगे। अब 30 डिग्री ही नहीं, 30 से 35 डिग्री, मतलब यहाँ पे देखिए कि दोनों गोलार्धों में 30 से 35 क्या है डिग्री अक्षांशों के मध्य, दोनों अक्षांश 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उच्च वायुदाब पाया जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ हवाएं शांत हो जाती है। ये हवाएं प्राचीन काल में, ये हवाएं जो है प्राचीन काल में क्या होता था कि जलयान जो होते थे, जलयान मतलब जहाज की बात हो रही है, जलयानों के लिए गति अवरोध का कार्य करती थी, गति को कम अवरोध करने की काम करती थी, रोकने के काम करती थी। घोड़ों के व्यापारी, घोड़ों के जो व्यापारी होते थे जिसे अश्व कहा गया है, व्यापारी इस शांत तथा अनिश्चित हवाओं वाले भागों में प्रवेश करने पर प्राचीन जलयानों के संचालन से उत्पन्न जो कठिनाई होता था उसे कम करने के लिए क्या करते थे, जलयान का भार मतलब जो जहाज का भार है उसे हल्का करने के लिए क्या करते थे कि कुछ अश्व को मतलब घोड़ा को सागर में फेंक देते थे, कुछ सागर में फेंक देते थे घोड़ा को सागर में फेंक देते थे, मरने के लिए नहीं फेंक देते थे, घोड़ा को फेंक देते थे कि तैरते हुए अपना निकल सकता है, घोड़ा तैरता है अभी, सागर में फेंक देते थे। इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाने लगा। समझ गए? क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न क्या है सुनिएगा, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो क्या कहिएगा? तो इसे हम कहेंगे संवहनीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? संवहनीय वर्षा ही कहा जाता है। अब संवहनीय वर्षा क्या है हम चलिए जानते हैं। तो जब ऊपरी उठती हुई यह वायु सागरों तथा अन्य जलाशयों से जो है आर्द्रता ग्रहण कर क्या करती है, आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है और आकाश में पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचने पर उषांक तक ठंडी हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए सागर से ले लेगा, समुद्र से ले लेगा, उसका वाष्प कर लेगा, खींच लेगा और ऊपर की ओर ले जाएगा, तो ऊपर जाके बर्फ बन जाएगा, उषांक बन जाएगा और वो ठंडा हो जाता है, जम जाता है। यहाँ पे संघनन प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? संघनन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार कपाशीय वर्षा मेघों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार देखा जाए तो कपास जो होते हैं, कपासी वर्षा कहिए उसे, कपासी वर्षा मेघों की उत्पत्ति हो जाती है, बादलों की उत्पत्ति हो जाती है और तीव्र वर्षा होने लगती है। मेघ बन गया तो वर्षा तो होना ही है, जिसे संवहनी वर्षा भी कहते हैं और संवहनी वर्षा ही कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, दोनों कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में दिन में अत्यधिक सूर्य तप के कारण धरातल के अधिक गर्म हो जाने पर वायु फैलती है और हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। समझ गए? अगर मान लीजिए वायु फैलेगा तो हल्का हो मतलब वायु फैलेगा, अधिक गर्म होगा तो वायु फैलती है और हल्का होने पर ऊपर उड़ जाता है, हल्का भी हो जाता है। और चलिए परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो समुद्र से प्रचुर मात्रा में जलवाष्प बनकर आर्द्र वायु में मिल जाता है, वायु में जाके मिल जाता है, जिससे उन क्षेत्रों में संवहन वर्षा या संवहनीय वर्षा होती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस प्रकार की वर्षा प्रायः दोपहर के बाद प्रारंभ होती है, दोपहर के बाद ही होगा। समझ गए? ऐसी वर्षा संवहनीय वर्षा जो है दोपहर के बाद ही होता है। छठे प्रश्न की अगर बात करेंगे तो निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर मतलब होता है ब्लड, है ना, यही ना हम जानते हैं, लेकिन रुधिर वर्षा होती है। अब चलिए यही बताएगा, आगे तो जान लीजिए रुधिर वर्षा होती है तो वो इटली में होती है। कहाँ होती है? तो इटली स्थानों पर होती है। अब चलिए भाई निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से इटली में होता है। तो सुनिए, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेतीय भरी हवा जो है कौन सा? सिरोको
क्या कहते हैं, सिरोको कहलाती है। मतलब सहारा मरुस्थल से लेके भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो गर्म है, शुष्क है तथा रेत भरी, अगर देखा जाए रेत मतलब बालू, बालू भरी हवाएं, उसी को कहते हैं सिरोको, सिरोको कहलाता है। अब सिरोको कहलाता है, चलिए हम और जानते हैं भाई, इसे और थोड़ा जूम कर लेते हैं तभी दिखेगा। तो इस हवा के साथ जो है लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। रेड वाला जो बालू होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसे रुधिर मतलब लाल जैसा कहते हैं, रुधिर वर्षा कहते हैं। जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हुई, भूमध्य सागर से होते हुए गुजरती हुई क्या करती है, तथा नमी धारण कर दक्षिणी इटली, दक्षिणी इटली, इटली इडली नहीं इटली में लाल रेत के जो है साथ वर्षा प्रदान करती है। इडली खाइए, इटली जाइए, ऐसे याद कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है, तरीका अलग अलग है। लाल रेत के साथ वर्षा प्रदान करती है, तो इसे ही रुधिर वर्षा कहिए, रक्त विष्ट कहिए, रक्त वर्षा कहिए, या ब्लड रेन कहिए, है ना, या खून वर्षा भी कर सकते हैं। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न का। 7वां प्रश्न क्या है सुनिए, एल नीनो प्रकट होता है। तो एल नीनो जो है वो प्रकट होता है, तो वो होता है प्रशांत महासागर के ऊपर होता है। कहाँ होता है, प्रशांत महासागर के ऊपर होता है। अब प्रशांत महासागर के ऊपर होता है तो चलिए हम जानते ही, तो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर जो है समुद्रीय तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए परिवर्तन को एल नीनो कहते हैं। अब एल नीनो तो हम जान गए भाई, क्या जान गए कि उष्णकटिबंधीय जो प्रशांत महासागर है उसके क्या है, पूर्वी तट पर समुद्रीय जो तापमान होते हैं और वायुमंडलीय जो परिस्थितियों हैं या परिस्थिति जो बनता है उसमें आता परिवर्तन है या बदलाव आता है, उसी को एल नीनो कहते हैं, है ना। क्लियर हो गए। अब और सुनिए, यह जो है कौन, एल नीनो की बात हो रही है, दक्षिणी अमेरिका के, कौन से, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू के तटीय समुद्र जल सतह पर कुछ वर्षों के अंतराल पर घटित होती है। मतलब कुछ वर्ष कहिए, कुछ साल कहिए, उसके बीच में ये घटित होते रहता है। इक्वाडोर और पेरू के तटीय समुद्र के जल सतह पर कहिए, उसी जगह पर, है ना, तट के किनारे कहिए, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र की सतही, जो सतह होता है, सतही लिखा है, सतही होगा, तो समुद्र के जो सतह है जल का तापमान समान से अधिक हो जाता है। उसकी सतह का भाग जो है जल का, अगर जो समुद्र की सतह का जो जल है उसका तापमान जो है समान से अधिक, जो एकदम नॉर्मल है, अब अधिक हो जाएगा, है ना, तापमान। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 8वें प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो 8वां प्रश्न है गरजने वाला चालीसा। गरजने वाला चालीसा ये शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो गरजने वाला चालीसा किसे कहेंगे, तो उसे कहते हैं पछुआ पवन को बहुत गरजता है। देखिए गरजता चालीसा जैसे ही आप सुने होंगे तो लगता होगा शेर जैसा गरजने वाला, उसी को कहा गया है पछुआ पवने, पछुआ हवा कहा गया है। ठीक है, पछुआ हवा होता है जो कि केवल कितने डिग्री अक्षांश होते हैं, तो 40 से 50 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः, मतलब 40 से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः क्या होता है, दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसके साथ प्रचंड झंझावट मतलब झंझावात कहिए या झंझावट कहिए, मतलब प्रचंड रूप से आवाज देता है, एकदम जोर से गरजता है, एकदम तेज रफ्तार से जाता है गरजते हुए, झन 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 झन, झंझावट मतलब सुने होंगे बादल का गरजना, भी चलते हैं और प्रचंडता के कारण ही इसे गरजता चालीसा कहते हैं। समझ गए, सिर्फ तांडव कर देता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन इन्हीं पवनों के मार्ग पर स्थित है। सोचिए सबसे ज्यादा तो न्यूजीलैंड की राजधानी जो वेलिंगटन है वहां प्रभावित होते रहता है बेचारा, इन्हीं पवनों के मार्ग पर स्थित है, तो मजबूत बना दिया वहां पे। चलिए आपका है 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या बोलता है कि व्यापारिक पवनी कहाँ से चलती है। तो व्यापारिक पवनी कहाँ से चलती है, तो व्यापारिक पवनी हमारे उपोष्ण उच्च दाब से चलती है, उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। तो चलिए हम जानते हैं, तो व्यापारिक पवनी जिसे ट्रेड विंड भी कहते हैं,
समझ गए? व्यापारिक पवनें हैं, व्यावहारिक हवा कहिए। उपोष्ण उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। मतलब उपोष्ण उच्च वायु दाब जो है वहां से क्या करता है कि भूमध्य रेखीय जो निम्न वायु दाब है उसकी ओर प्रवाहित होते जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम होती है। याद हो रहा है कि नहीं? जरूर बताएंगे। थोड़ा सा क्या है कि आजकल मेरा जो है पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा देरी हो जा रहा है क्योंकि जल्द में हम कहीं बिजी रहते हैं, थोड़ा सा बिजी हैं और जल्द आपके हम एग्जाम बिहार एसएससी का दिमाग में है, मुझे मॉक टेस्ट करवा दूंगा, महामैराथन करवा दूंगा। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ जो है भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? भक्षक के नाम से जानी जाती है तो वो है चिनुक। चिनुक जो है भक्षक के रूप से जानी जाती है, एकदम राक्षस कहिए उसको, है ना, ऐसे कर सकते हैं आप। चिनुक जो है गर्म एवं शुष्क पवने हैं, गर्म और शुष्क पवन है चिनुक, जो कि उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढालों पर प्रवाहित होती है। कहाँ? पूर्वी ढालों पर प्रवाहित होती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? रॉकी पर्वत श्रेणी। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के। और ये चिनुक कैसा है? तो गर्म और शुष्क पवने हैं। यह जो है अल्बर्टा बोल दीजिए, अल्बर्टा भी बोल सकते हैं, पश्चिमी सस्कैचवान है और क्या है? तथा मोन्टाना है। और कहिए, तथा कहिए, मोन्टवाना है। राज्यों को क्या करती है? प्रभावित करती है। और बसंत ऋतु में इस पवन के प्रभाव से अचानक तापमान में वृद्धि हो जाती है और बसंत ऋतु में इसी के कारण जो है अचानक क्या आता है? तापमान में वृद्धि हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिम मतलब बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। इसलिए पिघलने लगता है, इसलिए इस पवन को हिम भक्षक, ठीक है, हिम भक्षक के नाम से जाना जाता है। हिम भक्षक इसलिए, मैंने राक्षस क्यों बोला? क्योंकि भाई बर्फ को पिघलाने लगा मतलब राक्षस प्रवृत्ति, निकलने लगा, पिघलने लगा तो हम लोग को विनाश करेगा ना, तो राक्षस ही है ना, भक्षक राक्षस। ये याद करने के लिए मैं फन के लिए बोलता हूँ। याद हो रहा है कि नहीं? ये जरूर बताइएगा। 11वां प्रश्न क्या है सुनेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अगर आपसे पूछे तो आप जान गए, इसका आंसर जान लीजिए कि पृथ्वी की धरातलीय विषमता पवनों की गति को प्रवाहित करती है। सॉरी, प्रवाहित बार बार मैं मुंह से बोला जा रहा है, प्रभावित करती है, ये जरूर ध्यान रखना है। क्या करती है? प्रभावित करती है। अगर और सुनिए तो क्षैतिज रूप मतलब हॉरिजॉन्टल रूप में, तो क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल रूप से अगर बहने वाला गति से मतलब बहने वाला जो वायु है, हवा है, पवन है, उसी को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है, बहते रहती है। आगे चलिए। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण जो है घर्षण पैदा होता है। क्या होता है? घर्षण पैदा हो जाता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित कर देता है। जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है। मतलब मूल जो दिशा होनी चाहिए उस दिशा से मुड़ के दूसरी तरफ विक्षेपित हो जाता है, पागल हो जाता है, जिधर तिधर मुड़ने लगता है। ये कहने का मतलब, समझ गए? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है, कौन सा बल कहते हैं? वो उसे कहते हैं, कोरी को अलग कर दीजिए, ऑलिस अलग कर दीजिए। ठीक है, ऑलिस अलग कर दिए तो कोरी ऑलिस बल कहा जाता है। स्पष्ट से याद हो गया, कोरी ऑलिस बल कहते हैं। अब और जान लीजिए, तो विषुवत अगर बात करें वृत्त की, तो विषुवत वृत्त पर कोरी ऑलिस बल जो है शून्य होता है। विषुवत वृत्त पर जाएगा ना तो ये जो हवा जो आप सुन रहे हैं इसके बारे में, इसका जो है बल शून्य हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर जो है प्रवाहित होती है। मतलब 90 डिग्री पर हो गया ना, समकोण मतलब 90 डिग्री पर प्रवाहित होती है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अभाव पाया जाता है। मतलब अभाव मतलब होता है कम पाया जाता है। चलेंगे आगे, 12वां प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न क्या है सुनेंगे। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलो उद्यान कहते हैं? तो किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलो उद्यान
फलो उद्यान कहिए या फलोद्यान कहिए, कहते हैं तो उसे कहते हैं भूमध्य सागरीय वन को कहते हैं फलो उद्यान। अब फलो उद्यान है तो चलिए हम जानते हैं, ऊ साइलेंट है इसलिए मैंने ऊ उद्यान बोल दिया, तो गलत नहीं समझिएगा। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलो उद्यान भी कहते हैं, मतलब फ्रूट गार्डन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फलों की खेती की जाती है। तो इसी क्षेत्र में आपको अंगूर हो गया, जैतून हो गया, अंजीर हो गया और संतरा का खेती मिलेगा। उसी को विश्व का फलोद्यान कहते हैं, फ्रूट गार्डन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। याद हो गए? चलिए 13वें प्रश्न की बात करेंगे। थोड़े इतरा कर बोलता हूँ, थोड़े फन करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको याद हो, क्योंकि नरेगा अकाडमी जीके जीएस निकलवाने के लिए जानता है और रिजल्ट और जॉब देने के लिए जानता है। 13वां प्रश्न क्या है सुनेंगे, भरोसा किए हैं तो रिजल्ट आएगा। 13वां प्रश्न है कि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए समोच्च रेखीय जुताई है। जुताई मतलब हल जो खेत में करते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने की सबसे उपयुक्त विधि होती है। मृदा अपरदन रोकने का, मिट्टी रोकने का सबसे बड़ा अच्छा कारण है ये, है ना, समझ गए। किसी पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं, क्या है, समुच्च रेखाओं के समानांतर जुताई जो होता है या ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, नेचुरल अवरोध का, रुकावट का काम करती है। उसे हम लोग क्या करते हैं, अच्छे रूप में रोकते हैं। जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवनों की गति को रोकने के लिए वृक्षों को जो है क्या करते हैं, कतारों में लगाया जाता है। तो हवा को रोकना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तटीय क्षेत्र में तो यहाँ पे आपको शुष्क प्रदेशों को आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मान लीजिए तटीय है, समुद्री है, तो उस प्रदेश में मतलब मान लीजिए पवन को रोकना है तो हमको वृक्ष लगाना होगा, वो भी कतार में लगाना होगा ताकि मृदा आवरण को बचा सके। मतलब अब तेज हवा चलेगा, पेड़ नहीं रहेगा तो समझिए मिट्टी तो साथ में उड़ के चल जाएगा ना, तो उसको रोकने के लिए इस विधि को रक्षक मेखला विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्षक, मतलब रक्षा करता है, पेड़ हमारी रक्षा करता है, मिट्टी को बचाता है, तो उसे रक्षक मेखला विधि भी कहते हैं। अब बात करते हैं 14 प्रश्न है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे ITCZ प्रायः कहाँ पर होता है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विषुवत वृत्त के निकट होते हैं, विषुवत वृत्त के निकट होते हैं। तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है विषुवत वृत्त के निकट पाए जाने वाले वह क्षेत्र हैं जहां उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्वी मतलब दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें मिलती है। इन दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है, मतलब पछुआ हवा का उत्पत्ति होता है। ठीक है, आगे चलिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कौन कहलाता है? यहाँ पे सुनिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, चक्रवात का समुद्री तट को पार करके स्थल पर पहुंचना, इसी को कहते हैं। अगर बात करते हैं तो सुनिए, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य दोनों गोलार्धों में 5 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, तो इसमें होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सागरों के ऊपर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, ये सागरों के ऊपर ही सर्वाधिक रूप से एक्टिव होते हैं, परंतु स्थल पर पहुंचते पहुंचते छिन्न हो जाते, बिखर जाते, बेचारे थक जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इस सागरों पर ही अपना जो है अधिपत्य जमा सकते हैं और उसके बाद वहां से जैसे ही स्थल पे आएंगे तो बेकार हो जाएंगे। इसलिए ये महाद्वीपों के तटीय भागों पर अधिक प्रभावी रहते हैं। चक्रवात जो है अधिक रूप से सागरीय क्षेत्र को ज्यादातर प्रभावित करते हैं। वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्री तट को पार करके स्थल पर पहुंचते हैं उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तथा चीन में
टाइफून पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है विली विली कहा जाता है। अब ये इसी चक्रवात का अलग-अलग देश में अलग-अलग नाम दिया गया है। जैसे चक्रवात को अगर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है हैरिकेन, चीन चीन ने चक्रवात का नाम दिया है टाइफून, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है वो नाम दिया है बिली-बिली। याद रखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आए थे उससे बिली-बिली। क्लियर हो गए? तो चलिए आगे चलें। 16वां प्रश्न क्या है सुनिए। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कारकों पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? तो वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है तो वो करती है उपरोक्त में से सभी। मिट्टी की परत की मोटाई होनी चाहिए, तापमान होना चाहिए, नमी मतलब आर्द्रता होनी चाहिए, ये सब तो जरूरी है। तो वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं आर्द्रता मतलब नमी पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त यह जो है ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है ना? ये सब वनस्पति किसी स्थान की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ये एकदम जरूरी है। अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है वनस्पति के लिए। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ तापमान एवं आर्द्रता मतलब नमी में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन आते रहता है, आता है, आते रहेगा भी, है ना? चलिए 17वां प्रश्न की अगर बात करेंगे हम लोग तो मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य हैं बता सकते हैं? तो हम बताएंगे कि मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा अपक्षय होगा तभी तो ये काम होगा। तो कैसे होगा चलिए हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे सुन लीजिए, मृदा का निर्माण अपक्षय क्रिया ठीक है के माध्यम से चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। निर्माण की प्रक्रिया है। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। प्रभावित भी होता है, अपक्षय होता है, प्रक्रिया होता है। अब क्यों होता है बताइए। देखिए प्रभावित इसलिए होता है क्योंकि जलवायु हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, अपक्षय हो गया और ह्यूमस हो गया। ये सब जो है मृदा में उपस्थित जैसे पदार्थ मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। दूसरा है कि समय की अगर बात करेंगे तो समय में मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ये भी सही है, मृदा निर्माण में ये भी अच्छा होता है, समय जरूरी है। और वनस्पति तीसरा देखिए, वनस्पति है, प्राणी है और सूक्ष्म जीव हैं, मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये सब समझना होगा। चौथा है उच्च वक्ष, तुंगता और ढाल मृदा के गुण को निर्धारित करते हैं। पांचवा जो है आपका क्या है, जनक हो गया। जनक शैल कहते हैं जिसमें मृदा के रंग जरूरी है, उसका रंग को जो है संगठित करना इंपॉर्टेंट है, या रंग का संगठन कहिए या रंग कहिए या मृदा का जो है जमाव कहिए। रासायनिक गुण धर्म जरूरी है। खनिज की मात्रा एवं पारगम्यता को निर्धारित करता है, तो खनिज की मात्रा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो है हमारे मृदा को निर्माण करने की बहुत ही अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है। और अगर ये सब धीरे धीरे खत्म होंगे तो मृदा को भी खत्म होना निश्चित है। तो मृदा को भी बचाना है तो पेड़ पौधे भी लगाइए। अगर बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। 18वां प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो हैं सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य हैं हमारे ए और बी दोनों सत्य हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है मानसूनी वन होते हैं। इन वर्षों अगर बात करें यहाँ पे इन वनों में या इन वनों को बढ़िया से करते थे, इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां त्याग देते हैं। ठीक है, ये हम जान गए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन होते हैं जो कि भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा मध्य अमेरिका के विस्तृत भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षित करने के लिए यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और ये हो गए हमारे विश्व का जलवायु मृदा खत्म। अब चलेंगे अध्याय 14, जो कि ये भी हम जल्द खत्म करके आपका जो है सब अब खत्म होने वाला है और इकोनॉमिक्स और साइंस का रफ्तार धरने वाला है। तो वेट करेंगे, वॉच करेंगे और जल्द ही मैं आपको ऑनलाइन पे डेली अब कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा।
सिर्फ कुछ समय की बात है, थोड़ा-सा वेट करिए, आपका नलेन अकेडमी आपको ऑनलाइन फ्री क्लास चालू कर देगा। जैसे चलता है वीडियो, जितना डलाता है वही वीडियो आएगा। हर समय टाइम के साथ आएगा, दोपहर, रात को 10 बजे और मॉर्निंग। ये 3 वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे तो, क्योंकि आपका लाइक करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, कम्युनिटी पोस्ट पे जो क्वेश्चन दिया जाता है, प्लीज़ उसे ज़रूर आंसर लगाएँगे। इसलिए लगाएँगे क्योंकि वो आंसर जो दिया जा रहा है, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। दूसरा बात है कि आपका जो शॉर्ट अभी चलाया जा रहा है, साइलेंट वीडियो करके चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, सिर्फ़ वन लाइनर के रूप में है। वो स्वयं पढ़ेंगे, क्योंकि स्वयं पढ़िएगा तभी याद होगा। ऐसे मैंने उसे महामैराथन के रूप में ला दूँगा, वन लाइनर भी वैसे वीडियो को याद करवा दूँगा तरीके से। लेकिन आपको अभी शॉर्ट जो दिया जा रहा है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम का अभी जो भी एग्ज़ाम देने जाएगा, उसमें एक क्वेश्चन बनेगा। ये नलेन अकेडमी अपना बात बता रहा है, क्योंकि आ रहा है ये क्वेश्चन। चलिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इतना नलेन अकेडमी बकवास नहीं करता, लेकिन आज करना ज़रूरी था, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पे ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए मैं दे रहा हूँ। कोई भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। फालतू वीडियो मैंने डालना छोड़ दिया है। तो चलिए मिलते हैं। आप याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। ये हमेशा मेरा स्लोगन याद रखिएगा, क्योंकि आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। जय हिंद, जय भारत।